Hello everyone, this is Hershey from Aditya Joshi team. This is the 16th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम नीट में पूछे जाते हैं. तो अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, इनकी थ्योरी तो मैं करवा दूँगी, क्वेश्चंस भी मैं करवा दूँगी इंपॉर्टेंट वाले, बाकी तुम खुद से एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हो 20-30 क्वेश्चंस, तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150+ इन नीट फिजिक्स. ओके, क्योंकि एंड में क्या आने हैं, क्वेश्चन ही आने हैं नीट में. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क. टॉर्क तुमने ऑलरेडी सुना होगा. टॉर्क को हम लोग ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाउ कहते हैं. और जैसे मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो फोर्स होता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही एक तरीके से टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन में. तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं. वहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क होता है. ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. टॉर्क बेसिकली ना ट्विस्टिंग फोर्स होता है, जो ऐसे मतलब रोटेशन वगैरह के लिए जो हमारा फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ टॉर्क. टॉर्क इज़ अ ट्विस्टिंग फोर्स दैट स्पीक्स टू द इंजन्स रोटेशनल फोर्स. मतलब वही चीज़ है, ठीक है, थोड़े फैंसी वर्ड्स में मैंने लिखा है, बट ट्विस्टिंग फोर्स जो कि रोटेशनल फोर्स के लिए ही मतलब कि एक तरीके से जिम्मेदार होता है. ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ. अब देखो, ये ना क्रॉस वाला वेक्टर है. तुम्हें पता है दो टाइप के होते हैं जब वेक्टर को करता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले आती है. तो आर क्रॉस एफ, ठीक है, इसको आर एफ से मतलब जैसे भी याद रखना है, पर ये याद रखना कि आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा. जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आ जाता है. ठीक है, इनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है थीटा. ठीक है, ऐसे यहाँ पे आर वेक्टर है तो इसके बीच का जो एंगल है वो होता है थीटा. तो टॉर्क क्या हो जाता है, एफ आर साइन थीटा. और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर. प्रॉपरली फोर्स नहीं है बिकॉज ये रोटेशनल मोशन का फोर्स है, बट ये पैरेलल चलता है हमारे ट्रांसलेशन मोशन के फोर्स से. ठीक है, तो यहाँ पे एफ आर साइन थीटा तुम्हें दिख रहा है, यूनिटलेस है, तो एफ आर न्यूटन मीटर. ठीक है, यूनिट हो गई इसकी न्यूटन मीटर. ओके, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज. जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन याद करो. ठीक है, और उसमें क्या पढ़ते थे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता था, ज़ीरो. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता था, सॉरी नॉर्मल मोमेंटम कंजर्व रहता था. बेसिकली हम पढ़ते थे ना कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो तो हमारा मोमेंटम कितना होता था, ज़ीरो. कौन सा लॉ था ये, न्यूटन्स. दिस वॉज एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ. एफ इज़ इक्वल टू एम ए हम कहते हैं, बट दैट इज़ अ डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. एक्चुअली में न्यूटन का सेकेंड लॉ ने यही कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी ज़ीरो है, मतलब मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाता था उसमें. वही है कि यहाँ पे क्या है, फोर्स की जगह क्या है, टॉर्क है. और बेसिकली हमारे इसकी जगह मोमेंटम की जगह क्या है, एंगुलर मोमेंटम में. तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे, राइट. याद ही होगा तुम लोगों को. सेकेंड लॉ एक बार रिवाइज कर लेना न्यूटन का. वही है बिल्कुल, ये इसी का रोटेशनल काउंटर पार्ट है हमारे पास, ये वाली चीज़. इस टॉर्क डायरेक्शन डिपेंडेंट और नॉट. इसका आंसर देखने से पहले तुम्हें दिख रहा है कि टॉर्क ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का वेक्टर ही आता है. ठीक है, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो टॉर्क डायरेक्शन डिपेंडेंट है. येस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट कंटेन्स वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड एफ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब एक चीज़ होती है. टॉर्क का टॉपिक हमारा हो गया, हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे. एक और टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैंने तुम्हें बोला था पिछले वीडियो में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली तुम्हें याद करना पड़ेगा, बट जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं भी करवा दूँगी. इट इज़ डिनोटेड बाय आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा यूनिट होती है इसकी kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, तुम्हें अगर कुछ भी याद होगा लास्ट से, तो एक हमने पढ़ा था आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर. मतलब जो बिल्कुल सिंपल, किसी का तो पढ़ा था, याद करो किसका पढ़ा था. तो एम आर स्क्वायर, तो एम kg, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर. बस इसलिए इसकी ऐसा यूनिट ही होती है. अब चलो देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की. सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क, याद करो सॉलिड डिस्क का भी मैंने हाफ एम आर स्क्वायर याद कराया था, सॉलिड सिलेंडर का भी हाफ एम आर स्क्वायर ही बोला था. इनकी एक्सिस के अराउंड इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर. ठीक है, ये तो याद रहेगा, हाफ एम आर स्क्वायर. ओके, हूप या लूप कह लो अबाउट सिमेट्री एक्सिस, इसका होता है एम आर स्क्वायर. ठीक है, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर. हॉलो स्फीयर का कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है. थिन स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर. रॉड अबाउट सेंटर और अबाउट एंड बहुत पूछते हैं. अबाउट सेंटर होता है 1/12 ml स्क्वायर. और अबाउट जो ये एक्सिस है ना, मतलब इसके एंड पे, जैसे ये रॉड है,
तो ये 2 जगह से घूम सकती है, एक तो ये अपने एंड से घूम सकती है, एक ये बिल्कुल सेंटर से घूम सकती है। तो इसका जो सेंटर पे होता है वो होता है ml²/12 और जो एक्सिस पे होता है या फिर एक तरीके से एंड पे होता है वो होता है ml²/3। ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है? कुछ नहीं, एंड में 3 वर्ड है तो यहाँ पे 3 है, ऐसे याद रख सकते हो, आई डोंट नो, बट हाँ ट्रिक बतानी पड़ती है। एंड में ml²/3, बीच में ml²/12। ठीक है, और अब देखो सॉलिड सिलेंडर है, सेंट्रल डायमीटर, ये तो इसका एक्सिस है, तो सेंट्रल डायमीटर से क्या होता है इसका 1/4 mr² + 1/12 ml²। क्लियरली पूछा जाता है ये। हुक अबाउट डायमीटर 1/2 mr² और थिन स्फेरिकल शेल 2/3 mr², तो पढ़ ही लिया था। रॉड अबाउट एंड इज 1/3 ml²। ठीक है, चलो अब ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मेरी 2 थ्योरम आती हैं जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में ही यूज़ करते हैं, तो इनकी में आनी चाहिए। The moment of inertia about an axis parallel to that axis through the center of mass is given by I = ICOM + md²। क्या मतलब है इसका? मान लो ये कोई चीज़ है और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसके थ्रू एक एक्सिस पास कर रहा है। अब एक और एक्सिस है जो कि इसके पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पैरेलल होते हैं एक्सिस सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दैट एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, यहाँ पे कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा? बेसिकली इस एक्सिस पे होगा जो यहाँ पे था मोमेंट ऑफ इनर्शिया COM पे प्लस md²। यहाँ मतलब मास तो इसी का ही है और d जितना डिस्टेंस है ना इसका, उसका स्क्वायर, तो ICOM + md²। ठीक है, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होती है, इसमें 2D होना चाहिए। ठीक है, मंडी पे नहीं लगा सकते इसको। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 2D ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर फ्रॉम इट इज इक्वल टू द सम ऑफ MOI ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कोई 2D ऑब्जेक्ट है तो एक तो ऐसा होगा कि मान लो उसका XY प्लेन तो सेम ही प्लेन में होता है ना, X एक्सिस Y एक्सिस तो सेम ही प्लेन में होता है, Z एक्सिस अलग प्लेन में आता है। हम ऐसे बनाते हैं ना, X एक्सिस Y एक्सिस और Z एक्सिस मेरी तरफ आ रहा है, तो ये अलग प्लेन में है। बाकी X और Y तो एक ही प्लेन में, इस प्लेन में, मतलब हमारे इस वाले प्लेन में मेरे ये X है और ये Y है ना। तो मेरे वाला कॉन्सेप्ट आता होगा, मेरे पास कोई पेज नहीं है, बट जैसे मान लो ये फ़ोन है तो यहाँ पे ये X एक्सिस है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो ये सेम प्लेन में है ना, बस बेसिकली यही बात है। तो अगर जो 2 सेम एक्सिस में हो, सेम प्लेन में होते हैं, उनका सम कर दो, तो जो दूसरा वाला होता है ना जो अलग है हमारे प्लेन में है, वो अलग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली IZ = IX + IY हम कह सकते हैं। ये वाला थ्योरम जो होता है ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। ठीक है, ओके, आई होप समझ आ गया होगा। फिर हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड I = what? mk²। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? I/m का √। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। k²/r² वैल्यू, क्या वैल्यू याद है? g का वैल्यू निकालते थे, एक्सेलरेशन जज किया था कि पहले स्फीयर पहुँचेगा नीचे, है ना। ठीक है, चलो I क्या होगा? mk², ही याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर अ बॉडी विथ मल्टीपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, को मान लो कोई बॉडी उसमें मल्टीपल एक्सिस है रोटेशन की, तो उसको कैसे निकाल लेंगे? m1r1², m2r2², m3r3², सो ऑन, ऐसे करना। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज़ होगा तुमसे, तो इस मतलब नीट पे तो कभी क्वेश्चन नहीं आया इससे। बाकी चलो देखते हैं, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? टॉर्क पढ़ा। टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है? r×f, है ना, या फिर FR/sin θ। फिर हमने क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो तुम याद कर लेना। अब चलो ये पढ़ लेते हैं। एक ऑटोमोबाइल का इंजन दे रखा है, इसकी पावर दे रखी है 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। जब ये पर मिनट होता है ना, इसको पर सेकंड कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। पर मिनट में कभी आंसर नहीं निकलता जब ये ऐसा यूनिट में है। तो टॉर्क निकालना है इसका। ठीक है, क्या दे रखी है? पावर दे रखी है और स्पीड दे रखी है। पता जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करती थी, मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं इसको अगेन ट्रांसलेशन वाले उससे ही सोचती थी। क्या दे रखी है? पावर दे रखी है और दे रखी है स्पीड, और मुझे निकालना है टॉर्क, जो कि एक तरीके से मेरा क्या होता है? फोर्स। अब मुझे याद है कि पावर जो होता था वो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता था, मेरे लॉस ऑफ मोशन में ही था, मतलब वर्क पावर एनर्जी में था, सॉरी, कि पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो एक तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि जो ये वाला पावर है वो होगा टॉर्क डॉट ओमेगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो तुमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट्स हाउ आई रिमेंबर थिंग्स, कि पावर जो होगा वो टॉर्क इनटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है? 2πn। याद होगा तुम्हें, पहले हम कर चुके हैं SHM वगैरह में इन सब चीज़ों को। ठीक है, 2πf, यहाँ पे n लिखा है मैंने, उसको वही है 2πf। ठीक है,
अब देखो 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो 60 से, है ना। कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो पर मिनट है तो 60 सेकंड लिख दो, सेम बात है। इसको सॉल्व करेंगे, n की जगह इसको लिखा 1800/60, तो सॉल्व दिस एंड गेट आवर आंसर है 60 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की जो यूनिट होती है, ठीक है, 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। पावर होगा क्या हमारा, टाउ इंटू ओमेगा, टाउ क्या हो जाएगा, पावर बाय ओमेगा। पावर हमें कितनी गिवन है, 100 किलो वॉट। अब इसको भी अगेन ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलो जब भी आता है तो उसका क्या होता है 10 टू द पावर 3, तो 100 इंटू 10 पावर 3 अपॉन में 60 पाई। सॉल्व दिस आउट, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी का तुम देख सकते हो, और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर लगभग कितना आ जाता है, 531 न्यूटन मीटर, ठीक है। दैट्स हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज, आई गेस समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एजर्शन रीजन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ लैडर इज़ मोर एप्ट टू स्लिप व्हेन यू आर हाई अप ऑन इट देन व्हेन यू जस्ट बिगिन टू क्लाइंब। जैसे कि मतलब तुम यहाँ पे हो एक तो लैडर पे, और एक तुम यहाँ पे हो, ठीक है। मान लो तुम एक बॉल हो और ये लैडर है तुम्हारी, और ये बॉल है, ऐसे इसके लैडर ऐसे हो रखे, तो तुम यहाँ पे हो तब तुम ज़्यादा फिसलने के वो होगे कि मतलब ज़्यादा होगी टेंडेंसी फिसलने की कि यहाँ पे होगी। खुद याद करके देखो, जब भी कभी लैडर पे चढ़े होगे, ऊपर में डर लगता है ना, ऊपर में होता है कि हाँ फिसल रहा है, फिसल नीचे थोड़ी लगता है, ऊपर में ही ज़्यादा होती है। थोड़ा कॉमन सेंस है, बाकी मैं तुम्हें रीज़न बता दूंगी। तो एजर्शन है तो नहीं, फॉल्स तो नहीं है, एजर्शन है तो ट्रू, ठीक है। इन तीनों में से हमें निकालना है। एट द हाई पॉइंट ऑन अ लैडर द टॉर्क इज़ लार्ज एंड ऑन क्लाइंबिंग अप द टॉर्क इज़ स्मॉल। क्या कह रहे हैं कि जब हम ज़्यादा ऊपर हैं तो टॉर्क बड़ा है, और जब हम मतलब जस्ट ऊपर ही चढ़ रहे हैं तो टॉर्क स्मॉल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्या पढ़ा, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, या फिर तुम F या R वेक्टर भी देखो ना, तो F तो हमारा बेसिकली ये जो वेट है वही प्रोवाइड कर रहा है, और जो R होता है वो इससे मतलब डिस्टेंस होता है। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ से, क्या कहाँ का डिस्टेंस, इस लैडर का फ्लोर के कॉन्टैक्ट के साथ जो डिस्टेंस है, लैडर फ्लोर, यहाँ से डिस्टेंस ये वाला ज़्यादा है ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा हो जाता है, टॉर्क ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मतलब गिरने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बेसिकली यही होता है, ठीक है। याद कर भी सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर तो बन गई है, अब तुम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो उसको विदाउट नोइंग द रीजन एज वेल, बट आई एक्सप्लेन इट टू यू। व्हेन अ पर्सन इज हाई अप ऑन द लैडर देन अ लार्ज टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू हिज वेट अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। बेसिकली ऐसे ही होता है, जैसे मान लो तुम यहाँ खड़े हो और वेट तो ऐसे लग रहा है, वेट तो ऐसे नीचे लगता है ना mg, और ये हमारा इतना बड़ा R वेक्टर हो जाएगा, तो R क्रॉस F करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो इसलिए ज़्यादा टॉर्क लगता है, तो ज़्यादा टेंडेंसी होती है गिरने की, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2012 का क्वेश्चन है PMT का। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, O इसका सेंटर है, F1 F2 F3 रिप्रेजेंट 3 फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड्स। इफ़ द टोटल टॉर्क अबाउट O इज़ 0, यहाँ पे टोटल टॉर्क 0 लग रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 का मैग्नीट्यूड निकालना है। टोटल टॉर्क कितना दे रखा है हमें 0, टॉर्क 0 है, यानी कि जो टाउ F1 F2 F3 से आ रहा है वो तीनों मिला के कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। और ये कितना होता है, FR साइन थीटा होता है। इस वाले केस में हम साइन थीटा को ओमिट करते हैं, बेसिकली जब हम डायरेक्ट लिखते हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वेक्टर ही समझ लो, ठीक है। तो F1 और R हम कैसे डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो यहाँ पे देखो F1 और R वेक्टर, तो R क्रॉस F करते हैं, क्लॉकवाइज है। अब देखो F ऐसे था, F2 R वेक्टर क्लॉकवाइज है, F3 R वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है। समझ आया, फिर से एक बार, ये R वेक्टर है। R वेक्टर बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा फोर्स के, मतलब जो फोर्स है और जहाँ पे निकालना है उसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन कर दो, नॉट इज़ योर R वेक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली ये मान लो, तो ये R क्रॉस F कितना हो रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है ये भी, ठीक है, एक क्लॉकवाइज हो गया F2, और यहाँ से बेसिकली हमारा R वेक्टर ये है, तो ये क्या जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज ही होता है। अब F3 वाला देखना, ये ऐसे है और ये फोर्स ऐसे है, तो ये R क्रॉस F ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं, इन दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, वही हमने किया यहाँ पे। F1R प्लस F2R माइनस F3R, तो F3 इसको इधर लेके जाओ, F3R कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 का टोटल R, तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 प्लस F2। ईजी क्वेश्चन राइट। बस तुम्हें टॉर्क की वो पता होना चाहिए था कि कैसे निकालते हैं, और थोड़ा डायरेक्शन वाला होना चाहिए था समझ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है नीट 2013 का। ओके,
A uniform rod AB of length L and mass m is free to rotate about point A. The rod is released from rest in horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3. याद है तुम्हें एंड पे कितना होता है ml square by 3 होता है, या तो याद होनी चाहिए वैल्यू. इट्स इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी. तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, एक तरीके से मास दे रखा है और इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी है. और ठीक है, देखो अब ना इसका फॉर्मूला होता है, टाउ का फॉर्मूला एफ आर तो पता ही है, एक होता है आई अल्फ़ा. ठीक है, कैसे आया, एफ क्या होता था हमारा एम ए, इसको लिखो इसके टर्म में, टाउ कितना हो जाएगा आई अल्फ़ा. बस यही फॉर्मूला है आई अल्फ़ा. मैंने बोला ना जहाँ पे भी देखिए इसको कोरिलेशन करना शुरू कर दिया करो, ट्रांसलेशन मोशन वाला. तो हमारा फोर्स को कितने रिप्रेजेंट किया, टाउ ने, एम को किसने किया, आई ने, ए को किसने किया, अल्फ़ा ने. तो फॉर्मूला एक और आ गया आई अल्फ़ा. बस फॉर्मूला लगा तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा. तो मैं बेसिकली एम जी एल बाई 2 जो होता है वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3. एम जी एल बाई 2 कहाँ से आ गया, एफ आर से आया. देखो ये फोर्स एम जी है और आर की वैल्यू एल बाई 2 है. एफ आर करना है तो एम जी एल बाई 2 इज़ इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लो, इससे काट की तो कट जाएंगे. जी बाई 2 इज़ इक्वल टू एल बाई 3 अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3g बाई 2 एल. ईजी, इतना ईजी क्वेश्चन ना 2013 में आया था. अब तो समझ आ गया होगा कैसे किया. एफ आर, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अबाउट द पॉइंट जहाँ से वो घूम रहा है. यहाँ से घूम रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल बाई 2. तो ये आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये फोर्स है हमारी. डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करती इतनी, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे हमें खेलना है. बस ये वाला है, ठीक है. डायरेक्शन में समझ आ रही होगी. एम जी एल बाई 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फ़ा एंड वी गॉट आर आंसर ऑफ अल्फ़ा थ्रू दिस. ईजी राइट. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ईजी क्वेश्चन है. कंसिडर अ थिन सर्कुलर रिंग. ये रिंग है, डिस्क है. डिस्क ऐसी होती है, भरी भरी होती है, और रिंग ऐसी खाली होती है. हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सेम रेडियाई है, सेम मास है, एम आर दोनों का सेम है, मतलब चारों का सेम है. तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करना है. ओके, इसमें तुम्हें बस याद होनी चाहिए थी वैल्यूज़, और तो कुछ नहीं है. रिंग का होता है एम आर स्क्वायर. हमने देखा बेटा ऊपर हुप लिखा था रिंग को. रिंग का होता है एम आर स्क्वायर. ये क्या हमारे पास, सर्कुलर डिस्क. सर्कुलर डिस्क देखो इसका होता है एम आर स्क्वायर बाय 4. सी का कितना होता है, हाफ. सी का होता है एम आर स्क्वायर और डी का होता है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है. हॉलो सिलेंडर का कितना होता है एम आर स्क्वायर, और जो सॉलिड सिलेंडर मैंने याद करवाया था वो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर. और बेसिकली ये सर्कुलर डिस्क है. जो मैंने याद किया था वो शेल का किया था. ठीक है, डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 4. ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल, अब ऑप्शन देखो, इससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ हो गई कि ए और सी दोनों का बराबर है. मतलब कि कोई सर्कुलर रिंग हो या फिर हॉलो स्फीयर हो, उनका हॉलो सिलेंडर हो, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है. तो आई ए तो आई सी के बराबर है. नहीं, सब बराबर तो बिल्कुल ही नहीं है. आई सी के बराबर है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाता, इसी से आंसर आ जाता. और ट्वाइस ऑफ आई बी इज़ इक्वल टू आई डी. हाँ देखो, इसका डबल कर दो, एम आर स्क्वायर बाय 4 है, इसको डबल करोगे तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाता है, विच इज़ आई डी. तो ये वाला ऑप्शन सही बैठ गया. बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था 2024 में, लास्ट नीट में. तुम्हें बस इसमें इतना आना चाहिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या क्या होती है. ठीक है, इसकी और इसकी तो कंपेयर कर ही लेते हैं कि दोनों सेम होती है. तो याद रख लेना कि सर्कुलर रिंग और जो हॉलो सिलेंडर होती है इनकी वैल्यू सेम होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एम आर स्क्वायर होती है. ठीक है, एक और क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट. मिड पॉइंट आते ही क्या आता है दिमाग में, एम एल स्क्वायर बाय 12. एंड में एम एल स्क्वायर बाय 3, मिड पॉइंट एम एल स्क्वायर बाय 12. एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज दिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, एम एल स्क्वायर बाय 12 की वैल्यू 2400 दे रखी है, और लेंथ भी दे रखी है 400 ग्राम. तो लेंथ बतानी है, सब तो पता ही है. एम एल स्क्वायर बाय 12 की वैल्यू ये है, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, 2400 इंटू 12 अपॉन में एम कितना दे रखा है, 400 ग्राम. वी सॉल्व दिस आउट एंड गेट आर आंसर इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यही मार्क करके 700 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे, गलत. यूनिट देखना, एल स्क्वायर की वैल्यू 72 आई है, एल की वैल्यू √72 आएगी. वो लोग √70 तो आता ही नहीं है, कोई बात नहीं. 8 8 64, तो समथिंग 8 से ज़्यादा आएगी. 9 9 से कितना होता है 81. तो 81 भी नहीं है, ये 64 भी नहीं है, तो 8 और 9 के बीच में होगा कुछ आंसर, जो कि हम इजीली अपने ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि 8 और 9 के बीच में 8.5 ही है.
ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी में 72 मार्क नहीं करना, क्योंकि एल स्क्वायर की वैल्यू 72 है, एल की वैल्यू √72 है। अंडर वाला जब भी सॉल्व करो, जो तुम्हें पता हो होल नंबर उनके देख लिया करो, और उसके बीच में कोई आंसर दिखे तो वो पुट कर दिया करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन ज़्यादा पास है, तो उन ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके देख लेना जो पास होंगे ऑप्शंस, ठीक है। ऐसे करके, बाकी वैल्यू तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन पता के ऑफ अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन हॉलो स्फेयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। एक सॉलिड स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है, इनके रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आई क्या होता है m², ठीक है। सॉलिड स्फेयर का आई कितना होता है 2/5 m², हॉलो स्फेयर का कितना होता है 2/3 m²। इसकी वैल्यू कितनी है m/s² अपॉन में इज इक्वल टू m/h²। हमें निकालना है KS/KH, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू KS² अपॉन में KH²। इसका अंडर रूट ले लेंगे, √3/5 हो जाता है हमारा KS/KH, यानी कि जो हमसे रेशियो पूछा है ना, उसकी वैल्यू एक्चुअली में √3/5 आती है, पर इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हमने 3/5 मार्क किया था, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मार्क किया था। इसमें ऐसा हुआ था, गलती भी नहीं मानी थी, मे बी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इसी का रेशियो पूछा हो, स्क्वायर का ही इसके, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, बट हाँ आंसर एक्चुअली में होना था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3/5 ही बैठता। आई होप समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी दे रखी है 484 जूल स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 RPM टू 360 RPM। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील कितना हो जाएगा। अब देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तुम इसको फिर से ट्रांसलेशन मोशन से करने की सोचना, ठीक है। एनर्जी दे रखी है और एक तरीके से हमें दे रखा है कि एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इसलिए तो पर वेलोसिटी हमें मास निकालना है। एनर्जी, मास और वेलोसिटी, कोई रिलेशन इनमें से, ठीक है। सोचोगे तो थोड़ा पता चल जाएगा, बाकी हम लोग देखते हैं। एनर्जी दे रखी है 484 जूल, वेलोसिटी 60 से हो गई कितनी 360 ओमेगा होगा बेसिकली ये। तो अब देखो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी से पड़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कितनी है 484 है ना, ऊपर दे रखी है 484 जूल, वो लिख देंगे 4 और के कितना होता है हाफ एम, के कितना होता था हमारा हाफ mv², यहाँ पे क्या होगा हाफ आई ओमेगा²। रोटेशन में पढ़ा ही हमने, रोटेशन में कितना होता है के हाफ आई ओमेगा², हाफ आई ओमेगा² और डेल्टा ओमेगा² बेसिकली। तो डेल्टा ओमेगा क्या होगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल हमें पता है कितना है 360 है, ओमेगा इनिशियल कितना है 60 है, तो वो लिख देंगे। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने फिर से बोला था RPM होगा, उसको वो नहीं मानना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट नहीं मानते हैं, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको 2π/60 के मल्टीपल से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 2π/60 से, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि हमें डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर चाहिए होता है ना, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो 4π² अपॉन में 60 का स्क्वायर, 360² माइनस 60², 484 इंटू 2, इसको सॉल्व करो, 4π², 60 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो डबल 60 इंटू में इसको सॉल्व किया तो इतने वैल्यू है। जस्ट सॉल्व दिस आउट एंड गॉट आर आंसर। π² को तुम 10 ले सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अपनी कैलकुलेशन है, यू कैन टेक π² एज 10, क्योंकि पाई क्या होता है रफली 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 3 पॉइंट समथिंग कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि हम 10 के बराबर ले लेते हैं, 9.85 होते हैं वैसे तो शायद, ठीक है। तो π² की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रॉक्सीमेटली 10। तो इसको सॉल्व करेंगे एंड यू कैन गेट योर आंसर एज 0.69, जो कि रफली कितना हो जाता है 0.7। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.7, नॉट 0.07 बट 0.7। 22 का PYQ है ये। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है ये कि पहले तो RPM को कन्वर्ट करना होता है रेडियन पर सेकंड में, कैसे करते हैं 2π/60 के मल्टीपल से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ आई ओमेगा², ओमेगा का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ भी स्क्वायर हो जाएगी, जस्ट बाकी तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फेयर्स अबाउट देयर डायमीटर्स हैविंग द सेम मास एंड द रेडियाई बिलोंग इन द रेशियो एंड देयर रेडियाई बीइंग इन द रेशियो 1:2। मास सेम है, रेडियस का रेशियो 1:2 दे रखा है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। I1:I2 निकालना है, मास सेम है, R1:R2 कितना है 1/2 है। तो I1 क्या होगा, 2 स्फेयर्स हैं, अगेन 2 स्फेयर है, हमें कुछ नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं कि सॉलिड स्फेयर है, सेम है, ठीक है। 2/5 mR1² इज इक्वल, और नीचे में 2/5 mR2², 2/5 m कट गया, ठीक है। R1² करना है, 1/4 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, इसको मतलब इतना भी नहीं करना, तो सोच के देखते कि हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजुअली R² के प्रोपोर्शन होता है, mR², m कांस्टेंट है, R²
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो आंसर 1:4 होना था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, सेम चीज़, ठीक है। इजी PYQ देख लेते हैं सारे क्वेश्चन में क्या क्या रखना है। इस क्वेश्चन से बस वो कन्वर्ट करना आ रहा है जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि मतलब जो भी चीज़ लिखी है, जो भी चीज़ तुम्हें दे रखी है उनको पहले लिख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें पावर दे रखा है और दे रखी है वेलोसिटी और हमें निकालना है टॉर्क, तो तुम इन सबको रिलेट करने की कोशिश करना, पावर, वेलोसिटी और हमारे फोर्स से तुम्हें कोई रिलेशन मिल जाएगा, उसके थ्रू आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना, ईजी टू डू। और जब भी रेवोल्यूशन पर मिनट दिखे तो उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं समझा दिया था। बेसिकली जब तुम ऊपर होगा तो ज़्यादा गिरने की टेंडेंसी होगी क्योंकि टॉर्क ज़्यादा लगेगा। ये वाला भी आई होप आई वॉज प्रीटी क्लियर विद दिस। 0 होता है, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है जब भी हम टॉर्क के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और आर क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से हम लोग जहाँ को मतलब हम जो एक्सिस माना है वो पॉइंट और फोर्स, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला FR=I α। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें बस वैल्यू आनी चाहिए थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मिड पॉइंट से पास करती है एक्सिस रॉड की, उसका कितना होता है, ml²/12 होता है। बाकी तुम ये चीज़ इक्वेट कर लेते हैं, एल की वैल्यू मिल जाती। 72 मार्क नहीं करना था क्योंकि वो L² आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 70 ऑप्शन में इन्होंने जानबूझ कर इसलिए दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली था हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का, I=mk² होता है, उसी के थ्रू हमने निकाल लिया, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का अलग अलग होता है। सॉलिड स्फीयर 2/5 m² होता है, हॉलो स्फीयर 2/3 m² होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और √3 से √5 आ रहा था, नॉट एन ऑप्शन, तो 3:5 मार्क कर दिया। और जब एनर्जी दे रखी है, वेलोसिटी मतलब कि हमारे ओमेगा दे रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने बेसिकली W=Δk यूज़ किया, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जब होती है तो पता ही है, तुमने पढ़ी है ये वाली थ्योरम। पाई स्क्वायर को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 स्फीयर्स अबाउट देयर डायमीटर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि mr² होता है, प्रोपोर्शनल होता है r² के। जब मास कॉन्स्टेंट है तो r² के प्रोपोर्शनल है, तो r² कितना हो जाएगा यहाँ पे 1:4। दैट वाज आवर आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। कुछ डाउट हो तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।